बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने तुर्की की तारीख का पांसा ही पलट दिया और तुर्की को एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर पेश किया। तुर्की रेवोल्यूशन 2016। आज बात करते हैं इसी के मुतालिक। वेलकम टू द पॉइंट। सबसे पहले इस मूवमेंट के बैकग्राउंड को देखते हैं। तुर्की के उस वक्त के प्रेसिडेंट मिस्टर तैयब उर्दगान ने इस मिलिट्री कॉप का जिम्मेदार फतेहुल्लाह गुलन को करार दिया। इसीलिए इस मूवमेंट को गुलन मूवमेंट भी कहा जाता है। फतेहुल्लाह गुलन एक इस्लामिक स्कॉलर और प्रीचर हैं। वो 1959 से लेकर 1981 तक एक लोकल स्टेट इमाम थे और 2017 तक वो तुर्की के शहरी थे, जब तक के उनसे तुर्की की शहरियत वापस नहीं ले ली गई। 1970 से ही गुलन ने अपने फॉलोअर्स को आला ओहदों पर पहुंचने की हदायत की। 21वीं सदी के शुरू होने तक गुलन के फॉलोअर्स तुर्की के आला ओहदों पर पहुंच चुके थे, जिनमें मीडिया इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉबी, स्कूल्स, जुडिशरी, इसके अलावा आर्मी का इदारा भी शामिल है। यूं 21वीं सदी के शुरू तक गुलन तुर्की का सबसे ताकतवर तरीन शख्स बन गया था। उस वक्त का वजीर आजम तैयब उर्दगान ने गुलन की इस ताकत को कबूल किया, क्योंकि उस वक्त इन दोनों के मफादात तकरीबन एक थे, जैसा कि फौज को उसके आईनी दायरे में रखना। फिर कुछ ऐसे वाकयात रुनमा हुए जो कि उर्दगान और गुलन के दरमियान दरार का बायस बने, जैसा कि प्रोसिक्यूटर्स जो कि गुलन मूवमेंट का हिस्सा थे, इनकी जानब से इंटेलिजेंस चीफ हाकान फिदान को अगवा किया जाना और इस अगवा का मकसद PKK जो कि एक मिलिटेंट तंजीम है के साथ अमन मुज़ाकरात करना था। PKK तुर्की में एक ऐसी ही तंजीम है जैसे कि पाकिस्तान में TTP है। अब केमलिज्म आइडियोलॉजी को भी इसकी एक वजह माना जाता है। केमलिज्म आइडियोलॉजी के मुताबिक तुर्क कौम अपने अदारों को उनके आईनी हद में रखना जानते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। 1946 तुर्की में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आने के बाद मिलिट्री और जुडिशरी दोनों ने अपने आप को केमलिज्म थ्योरी का मुहाफिज बना रखा है। तुर्की में फौज ने अब तक 4 मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। 1960 और 1980 में फौजी बगावतों के जरिए, 1971 और 1997 में फौजी फैसलों के जरिए। 1998 में उर्दगान जो कि उस वक्त इस्तांबुल के मेयर थे, इन पर ताहयात सियासी पाबंदी लगा दी गई थी और इनको कैद भी कर लिया गया था। इसकी वजह महज ये थी कि इन्होंने एक अवामी जलसे में ज़िया गोगलब की एक मजहबी नज़म पढ़ी थी। 2007 के इलेक्शंस में मिलिट्री ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अब्दुल्ला गुल की भी मुखालफत की थी, मगर आखिरकार वो तुर्की के प्रेसिडेंट बन गए क्योंकि उनकी पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में आई थी। तुर्की की गवर्नमेंट और मीडिया दोनों ने केमलिज्म थ्योरी के इसमें मुलव्वस होने को डिनाई किया। गुलन और AKP पार्टी के दरमियान असल झगड़ा 2013 में शुरू हुआ। 2013 में तुर्की के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने लाया, जिसमें कुल 52 अफराद को हिरासत में लिया गया था और ये 52 के 52 अफराद किसी न किसी तरीके से AKP की गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे। ये स्कैंडल भी AKP के गवर्नमेंट और गुलनिस्ट के दरमियान तनाव की एक वजह थी। 13 जुलाई 2016 को बगावत के शुरू होने से महज 2 दिन पहले उर्दगान ने एक बिल पर दस्तखत किए। इस बिल के मुताबिक किसी भी कमांडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले वजीर आजम से मंजूरी लेना लाजम है, जबकि निचले दर्जे के फौजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी एक जिली गवर्नर भी दे सकता है। इस बिल को हुकूमत और फौज के दरमियान एक झगड़े के तौर पर देखा गया। 15 जुलाई 2016 को अंकारा सिटी जो कि तुर्की का कैपिटल है, इसके ऊपर बहुत से मिलिट्री जेट्स को उड़ते हुए देखा गया, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल बात थी। इसके अलावा फतेह सुल्तान ब्रिज और बोस्फोरस ब्रिज दोनों को बंद कर दिया गया। ये दोनों ब्रिजेस अंकारा को दूसरे सिटीज के साथ जोड़ती हैं। अतातुर्क एयरपोर्ट पर बहुत से फौजी टैंक पहुंचना शुरू हो गए। सोशल मीडिया साइट जैसा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। बहुत से लोगों को जबरदस्ती मिलिट्री हेडक्वार्टर्स लाया गया, जिनमें तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हुलूसी अकार भी शामिल हैं। रात के 9 बजे तुर्की के चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस सलीह कोलक को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बुलाया गया और जैसे ही वो वहां पहुंचे उनको अगवा कर लिया गया। चीफ ऑफ एयर फोर्सेस अबिदीन उद्दन जो कि इस्तांबुल में एक शादी अटेंड कर रहे थे, उनको वहां से उठा लिया गया। बगावत करने वालों ने हुलूसी अकार को बगावत के अलामिये पर दस्तखत करने पर मजबूर किया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फौज ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इस्तांबुल के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान उस वक्त मैरमैरिस में मौजूद थे, जहां पर वो अपनी छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। रात के तकरीबन 11 बजे गोलबैसी में पुलिस स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर बम गिराए गए, जिनमें तकरीबन 42 बंदे मारे गए और 50 के करीब जख्मी हुए। तुर्की के मोनूमेंट टैक्सिम स्क्वायर पर फौजियों ने कब्जा कर लिया। 1 बजे
रॉयटर्स की जानब से ये रिपोर्ट दी गई कि फौजी टेलीविजन कॉर्पोरेशन और तुर्किश रेडियो के दफातर में दाखिल हो चुके हैं। फौजियों ने एक एंकर टीजन क्रॉस को ये रिपोर्ट पढ़ने पर मजबूर किया, जिसमें लिखा गया था कि मुल्क में आर्जी तौर पर मार्शल लॉ लगाया जा रहा है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जल्द अज जल्द अपनाया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों के ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। उर्दगान ने रात को 1 बजे CNN टॉक्स के साथ फेस टाइम किया और लोगों को सड़कों पर निकलने का कहा। उसने मजीद कहा, देयर इज नो पावर हायर देन द पावर ऑफ पीपल, लेट देम डू व्हाट दे विल एट पब्लिक स्क्वेयर्स एंड एयरपोर्ट्स। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नुमान कुर्तुलमुल्क ने लाइव ट्रांसमिशन के दौरान ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब भी हुकूमत में है और लोगों को बाहर निकलने का कहा। एर्दोगान का प्लेन दालामान एयरपोर्ट से अतातुर्क एयरपोर्ट पर तकरीबन 2:50 पर लैंड हुआ। अतातुर्क एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। थोड़ी ही देर में लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम सड़कों पर निकल आया। TRT ब्रॉडकास्टिंग के ऑफिस में धमाके की खबर भी आई। इसके बाद टीजन क्रॉस, जिन्होंने थोड़ी ही देर पहले मिलिट्री कॉप की खबर दी थी, उन्होंने लाइव आकर कहा कि ये सब कुछ उनसे जबरदस्ती कहलवाया गया था। पहले ये खबर दी गई कि फौज को अतातुर्क एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया है। इसके थोड़ी देर बाद ही इस खबर की तरदीद की गई और कहा गया कि टैंक अभी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और गन फायर की भी आवाजें आ रही हैं। तुर्किश पार्लियामेंट में भी टैंक्स दाखिल हो चुके थे। बोस्फोरस ब्रिज पर प्रोटेस्टर्स पर हवाई हमला भी किया गया, जिसमें बहुत से जानी नुकसान की इतलात भी सामने आई। इस्तांबुल में फर्स्ट आर्मी जनरल कमांड ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मिलिट्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस साजिश में मुलव्वस है। 3:08 पर तुर्किश पार्लियामेंट पर हमला किया गया। 3:10 पर आर्मी फोर्स की वेबसाइट पर यह बयान जारी किया गया कि आर्मी ने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। 3:23 पर और 3:33 पर दोबारा पार्लियामेंट पर हमला किया गया। पार्लियामेंट पर हमले से तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई और 2 लोग जख्मी हुए। 4 बजे मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स एर्दोगान के होटल पे लैंड हुए और तकरीबन 10 से 15 आर्मी के अफसर ने लैंड होते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस अफसर मारे गए और 8 जख्मी हुए। डोगन न्यूज एजेंसी के मुताबिक बोस्फोरस ब्रिज पर हमले के नतीजे में बहुत से लोग मारे गए। 16 जुलाई 2016 को एक तुर्किश ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल के जरिए ग्रीक के डिमोक्रिटोस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी और तकरीबन 8 मिनट बाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसमें तकरीबन 8 लोग सवार थे। अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 आर्मी के अफसर थे, जबकि एक सिविलियन था, जबकि बाद में बताया गया कि ये तमाम आर्मी के अफसरान थे। इन तमाम को इलीगली कंट्री में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ग्रीस से पॉलिटिकल असाइलम की दरखास्त की। 21 सितंबर 2016 को इनमें से 3 लोगों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद 11 अक्टूबर 2016 को बाकी लोगों की भी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। एर्दोगान 4 बजे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 6:30 बजे उसने अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, इन तुर्की आर्म फोर्सेस आर नॉट गवर्निंग द स्टेट आर लीडिंग द स्टेट। एर्दोगान ने इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार उन लोगों को करार दिया जो कि पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे। फतेहुल्लाह गुलन उस वक्त पेंसिल्वेनिया में रहाइश पजीर था। लोगों के इतने बड़े हजूम को बाहर निकलता देखकर प्रो कॉप अफसरान घबरा गए। 16 जुलाई 2016 के चंद इब्तिदाई घंटों में टैक्सिम स्क्वायर पर मौजूद फौजी अफसरान ने सरेंडर कर दिया। अतातुर्क एयरपोर्ट का मुकम्मल कब्जा भी गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया था। बोस्फोरस एयरपोर्ट पर मौजूद अफसरान ने भी सरेंडर कर दिया था। आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद 700 अनआर्म्ड अफसरान के साथ 150 आर्म्ड अफसरान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। चीफ ऑफ स्टाफ अकार को भी एकिंसी एयर बेस से बाजियाब करा लिया गया था। और यूं ये मिलिट्री कॉप बुरी तरह फेल हुआ। अब इसके फेलियर्स के भी बहुत से रीजंस हैं। इसकी एक वजह यह है कि तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT के हेड हाकान फिदान को इस प्लान का पहले ही पता चल चुका था। इसलिए फौजी अफसरान को अपना प्लान 5 घंटे पहले शुरू करना पड़ा और इस मिलिट्री कॉप के एक मेन ऑर्गेनाइजर जनरल समीह तरजी को मेजर उमर ने गोली मार दी। इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से इस प्लान को एक अनकोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाया गया। इस्तांबुल में फर्स्ट आर्मी के कमांडर जनरल उमिद दुंदार ने एर्दोगान को इस प्लाट के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था और एर्दोगान के होटल से निकलने और इस्तांबुल में लैंड करने में भी मदद की थी। इसके फेलियर की एक और वजह एर्दोगान का महफूज रहना भी है। एक स्पेशल आर्मी फोर्स को एर्दोगान को मारने या इसको कैप्चर करने का टास्क दिया गया था, मगर वो इसमें नाकाम रहे। मीडिया का भी इसमें एक अहम किरदार रहा है, क्योंकि इस तमाम इंसिडेंट में ना तो मीडिया को कंट्रोल किया जा सका है और ना ही अपना पसंदीदा नैरेटिव अवाम तक पहुँचाया जा सका है। इस मिलिट्री कॉप की नाकामी की सबसे बड़ी वजह लोग हैं। इस कॉप के दौरान लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस किए गए, मसाजिद में ऐलानात कराए गए और
बहुत से लोग सड़कों पर अपना हक लेने के लिए निकल आए। ये इस कॉप के नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनी। इस मिलिट्री कॉप के आफ्टर मैथ को देखा जाए तो जनरल एकिन उस्तुर, जो कि तुर्किश एयर फोर्स के फॉर्मर कमांडर हैं, इस मिलिट्री कॉप के मेन लीडर थे। 20 जुलाई 2016 तक 45,000 लोग, जिनमें पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नर्स, जजेस और आर्मी अफसरान शामिल हैं, या तो सस्पेंड कर दिए गए या फिर इनको कैद कर लिया गया। फतेहुल्लाह गुलन, जिनको तैयब उर्दगान ने इस सारे इंसिडेंट का मेन किरदार बनाकर पेश किया था, ने इस मिलिट्री कॉप को कॉन्डेम किया। 29 जुलाई 2016 को तैयब उर्दगान ने कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड चीफ जोसेफ वोटल इस सारे मिलिट्री कॉप की मदद कर रहे थे, जबकि जोसेफ वोटल ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिल्कुल सेम टू सेम एक इंसिडेंट हो चुका है। फर्क सिर्फ ये है कि तुर्की में ये मिलिट्री कॉप नाकाम हुआ, जबकि पाकिस्तान में ये मिलिट्री कॉप कामयाब हुआ।